हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया। आज इसके 20 मोस्ट एमसीक्यू भी आपने बना ली, जिसके अंदर हर टाइप की केस स्टडीज ऑलरेडी कवर है। तो मैं तुम्हें लॉन्ग केस स्टडी कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी स्टाफिंग के। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या है? नेम द इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ध्यान रखना बेटा, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बहुत ज्यादा चांसेस है केस स्टडी आने का, और दूसरा स्टाफिंग और सिलेक्शन प्रोसेस से। ये दो फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखना। टू फिल अप द above class stated vacancies, also state any one merit of each of the above identified source of recruitment। जो भी source of recruitment है उसका आपको एक एक merit भी बताना है। तो पढ़ते हैं क्या है। आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द एचआर मैनेजर ऑफ सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड डिसाइड टू लीव द कंपनी। कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं। सीईओ ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति, ज्योति को बुलाया एचआर मैनेजर, और रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज। इन्होंने ज्योति को बुलाया और बोला भैया वैकेंसीज जो छोड़ के जाना चाहते हैं वैकेंसीज को फिल करो बिफोर द लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये छोड़ के जाएं उससे पहले नए नए एम्प्लॉयज को बुला लो। Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy। ध्यान रखना, informing that her subordinate यानी कि उसी की जो subordinate है, उसी के जो नीचे है अलका, जो है बहुत कॉम्पिटेंट है और ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद है। ज्योति ने सजेस्ट किया इफ शी कुड बी मूव अप इन द हिरार्की। मूव अप इन द हिरार्की मतलब क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, और प्रमोशन क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यानी कि ये जो पहला वैकेंट जॉब पोजीशन है वो प्रमोशन करा जाएगा उसका। ठीक है, ज्योति ने सजेस्ट किया कि भाई उसको हिरार्की मूव करो, शी वुड बी द नीडफुल, मतलब उसको जरूरत है, उसको आप करोगे तो अच्छा होगा, वो अच्छी लड़की है। The CEO agree for the same. Miss Alka Pandit contacted Keith recruiters। जब किसी रिक्रूटर से कांटेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। रिक्रूटर से कांटेक्ट किया जाता है तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज। तो इन्होंने ना एक प्लेसमेंट एजेंसी है उनसे कांटेक्ट किया सेकंड पर्सन के लिए, हु एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड ऑफ सेनर एंटरप्राइजेस। दे वर एबल टू रिक्रूट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। और जो ये जो कंसल्टेंट है ये बेसिकली क्या करते हैं? मिडिल और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज के लिए हायर करते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा सकता है मिडिल और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज के लिए कौन सा ऑप्शन रहता है। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ये इंटरनल था, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है। रमन वैकेंसी वाज फिल अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर। अब मैंने आपको ना एक एक चीज अच्छे से केस स्टडीज के अंदर करा दी है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सारे वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो अगर आप लाइव क्लास को अच्छे से लोगे ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सीयूईटी हो चाहे बोर्ड्स हो। ठीक है, ये कैजुअल कॉलर्स है, कैजुअल कॉलर्स। अब इन तीनों के एक एक मेरिट बताने। तो प्रमोशन से क्या होगा कि जो इंटरनल लेवल पे जो और लोग काम कर रहे हैं ना उनमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इसका प्रमोशन हो गया, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोटिवेशन होगा प्रमोशन के थ्रू। तो मोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और लेस टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग पे भी इसको कम खर्चा देना पड़ेगा। अब ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट का फायदा क्या है कि जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जो क्रीमी लेयर के एम्प्लॉयज हैं, उनको हम इजीली हायर कर सकते हैं प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, और हमारे पास एक वाइडर चॉइस होगा क्योंकि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। कैजुअल कॉलर से क्या करती है कंपनी? ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, और कंपनी कैजुअल कॉलर के थ्रू अपनी कॉस्ट कटिंग करती है। तो जो इनके पास पहले से अनसोलिसिटेड डेटाबेस एप्लीकेंट्स का पड़ा हुआ है वो उनको यूज करती है, तो इट रिड्यूसेस कॉस्ट। तो काफी कॉस्ट कंपनी का बचाता है। सो ये 3 पॉइंट है, तीनों का एक एक मेरिट आपको लिख देना है।
Name the source of recruitment used by Yellow Securities Services Limited. State one disadvantage of this source of recruitment. Identify the need of security guard which is being fulfilled by the company as per the Maslow need hierarchy theory. Mix पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया ये. तो सबसे पहले Mohit Gupta is working with Yellow Security Service Limited. He is also recruiting security guards for the company. The company provides security service in Delhi, Noida at short notice to various companies. Short notice पे various companies को ये data collect करते हैं. The guards are recruited on temporary basis. Temporary basis पे ये recruit करते हैं. The guards provided by the company are known as for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment of unskilled people. देखो जो मोहित गुप्ता है वो अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देता है गांव से लोगों को ला ला के, तो वो क्या है, वो है एक ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. और लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूट. इंटरनल के तो दो ही होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. डन. तो ये हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर. नेम द सोर्स ऑफ, नेम बताना है. स्टेट वन डिसएडवांटेज, एक ही डिसएडवांटेज है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का. दे लीव द कंपनी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काम पूरा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ पीरियड लिख सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट क्या ही लिखना लेबरों के लिए, तो आप लिख सकते हो बिफोर कंप्लीशन. कंप्लीशन से पहले वो चले जाते हैं, लेजीनेस होते हैं, वर्क एथिक्स नहीं होता है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो. लेबर कॉन्ट्रैक्टर डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है कि भाई वो लीव कंपनी, कंपनी को जो है वो छोड़ देते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क. भाई लेबर का क्या है, अभी आजकल आज आपकी काम की सीरियसनेस को लेबर नहीं समझेगा, अनएजुकेटेड लोग हैं इसीलिए. अगला है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी व्हिच बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर द गार्ड प्रोवाइड कंपनी आर नोन फॉर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी. मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. कौन सी सिक्योरिटी, the security guard, the company provides security services in Delhi, Noida at short notice to various company. The guards are recruited on temporary basis. The guard provided by the company are known for their honesty. Name the source of recruitment. देखो अब इसमें ना कोई और, तो अब इनको हायर किया जा रहा है अनस्किल्ड लोगों को, तो बेसिकली इनको सैलरी ही दी जाएगी. तो 5 नीड में से जो पहली नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड, वही पूरा होगा. फिजियोलॉजिकल नीड्स, वर्कर की फिजियोलॉजिकल जो नीड है ना, वही हम लोग जो है वो पूरी कंपनी जो है पूरी कर पाएगी नीड हायरार्की के थ्रू. आइडेंटिफाई द नीड सिक्योरिटीज गार्ड्स, जो कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड्स विच इज बीइंग फुलफिल. नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, तो यहाँ पे उनकी बेसिक नीड ही पूरी हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे उनको लिया जा रहा है शॉर्ट नोटिस पे, तो उनकी सिक्योरिटी तो है नहीं और बाकी चीज़ें तो दूर की बात है. तो सिर्फ इनकी बेसिक नीड ही पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान को इनको पैसा मिलेगा. ठीक है, तो पहले ये लास्ट जो जैसे जैसे सवाल पूछेगा ना ABC के फॉर्मेट में पूछेगा, तो आप ABC के फॉर्मेट में ही आंसर दोगे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है. फॉलोइंग एज अ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. आपको स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप्स याद है, तो आपको स्टेप लिखना है, कौन सा स्टेप है उसको एक्सप्लेन भी करना है. ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड एंड फैमिलराइजिंग द सिलेक्टेड पर्सन. देखो उनको जगह दिखाना, उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रूल रेगुलेशन से परिचित कराना, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. तो पहला आंसर क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, और आपने एक्सप्लेन कर देना है कि एग्जिस्ट, यही जो चीज लाइन लिखी है इसी कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, उनको उनकी पोजीशन दिखाना, यही होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज लर्निंग, लर्निंग मतलब ट्रेनिंग इन हाउस और by alliance with educational institution offering opportunity for career advancement so that they can contribute more organization effectiveness and efficiency. तो वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, ये क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये आएगा ट्रेनिंग, यही तो प्रोसेस स्टेप्स होते हैं ना प्रोसेस के, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो वर्कर की ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, उसी पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है ओन लैंग्वेज में. तो आपको जो मैंने पढ़ाया मेरे नोट से भी आप लर्न कर सकते हो, और अपनी बुक से NCERT से जो भी आपके पास रिफ्रेशर है, स्कूल में टीचर ने नोट लिखवाए होंगे, आपके हैंड रिटन नोट ट्यूशन में लिखवाए होंगे, जो भी लिखवाए होंगे आप बना के ले सकते हो. ये आपको सही होना चाहिए, अगर ये सही है तो अंदर का आपको ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे. तो अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में लिख सकते हो, बस उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीइंग परफॉर्म प्रॉपरली, नॉट बीइंग परफॉर्म, ध्यान से पढ़ना,
Also explain the immediate next step in the process of staffing. Resolutions Private Limited is a publishing company. Its book on business studies of class 12th is in great demand. As a result, the employees in the marketing department always racing against the time as they have to work overtime on holidays as well to cater the demand. The work stress has led to dissatisfaction among the existing employees for the marketing department. तो भैया इतना ज्यादा काम है कि वो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मैंने कौन सी एनालिसिस नहीं करी, वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन वाला काम आपने नहीं किया। तो कौन सा काम नहीं किया? द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द staffing process is not performed by Resolutions Private Limited, estimating, इन्होंने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट नहीं किया सही से, है ना। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इन्होंने मैन पावर रिक्वायरमेंट सही से नहीं करी, जिसके चलते इनके वर्कर ओवरलोड हो रहे हैं, ठीक है। और इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो सेकंड पॉइंट है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप रिक्रूटमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, है ना, ये सब आता है। एक्सप्लेन करना है, तो रिक्रूटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि रिक्रूटमेंट सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोगों से चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि हमें एक वाइडर चॉइस मिले बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को अपनी कंपनी के वैकेंट जॉब के लिए सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पे आते हैं, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का कौन सा मेथड है जो बीबी मोटर यूज करती है टू इंश्योर दैट इस एम्प्लॉय हैज स्किल नॉलेज टू बिल्ड इनोवेटिव हाई परफॉर्मेंस कार। अ रिनाउंड कार कंपनी नेम बीबी मोटर्स वाज known for producing high performance car. They were committed to ensure that its employee had the skill and knowledge to build these innovative high performance car. ये ensure करते हैं कि भाई उनके employees लायक हों। To achieve this, they implemented a unique approach for training. Training का एक unique approach है। The company transform a section of its factory का एक portion transform किया into what they call the learning floor. अब उस फ्लोर का नाम दे दिया लर्निंग फ्लोर, यहां सिखाया जाएगा आपको। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट वाज क्रिएटेड, डमी मॉडल तैयार किया गया, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को बनाया गया। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के लिए डमी मॉडल आपको क्या पढ़ाया था, मैंने याद करो। द स्पेस वाज इक्विप्ड विद हाई रेंज विद अ रेंज ऑफ कार कंपोनेंट टूल, सोफिस्टिकेटेड कार इक्विपमेंट आइडेंटिकल टू दोज यूज्ड इन फैक्ट्री फ्लोर वेयर द कंपनी एम्प्लॉयज वुड अंडरगो देयर ट्रेनिंग। तो ये क्या है? वेस्टिब्यूल स्कूल, ठीक है। ये क्या है? वेस्टिब्यूल स्कूल। डमी मॉडल तैयार किया था, आइडेंटिफाई करना है और इसको आपने क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है, बस और कुछ नहीं। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पढ़ के समझ गए होंगे क्या है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिस्कस अबव टिल वेरिफिकेशन स्टेज। अब वेरिफिकेशन वाला काम किसके अंदर आता है? अब बच्चों को यही नहीं पता होता सर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कौन सा है। वेरिफिकेशन स्टेज, स्टाफिंग में 2 प्रोसेस हैं, सिलेक्शन भी है और आपका स्टाफिंग भी है। तो ये वेरिफिकेशन वाला किसके अंदर आता है? सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आता है। टू इंश्योर दैट द कंपनी ब्रॉट द बेस्ट कैंडिडेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फैशनेबल क्लॉथिंग। तो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बात कही है, तो आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है कि स्टाफिंग होगा या सिलेक्शन होगा, तो आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे ना केस, उससे समझ आ जाएगा आपको। Verfab was a garment manufacturing company known for its high quality fashionable clothing. They had been in the fashionable clothing business for last 23 years. The company was earning enough profit and the demand for their fashionable clothing was rising tremendously. The company was expanding and needed to hire new talent to meet the growing demand. New talent चाहिए भैया, तो new talent जब बोलेगा ना, समझ जाना कि आप बाहर से भर्ती कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को आप यूज करोगे, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। आगे दे फॉलोड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस टू इंश्योर दैट दे ब्रॉट इन द बेस्ट कैंडिडेट, वही लिखा गया है सिलेक्शन। द प्रोसेस बिगन विद द फर्स्ट राउंड इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेंट्स। अब आप समझ जाओगे एप्लीकेशंस को इवैल्यूएशन करना मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो पहली चीज जो ये आ रही है वो आ रही है
प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम्प्लॉयज से मुलाकात की जाती है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। बेसिकली जो अनफिट एप्लीकेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो बिना मतलब के फॉर्म भर के आ गए, रेज्यूमे अप्लाई कर दिया, उनको छांटने के लिए जो है, तो अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को निकालने के लिए होता है ये पहला राउंड। The human resources team carefully review each candidate qualification, experience, suitability for the available positions. It eliminated unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application forms and shortlisted 21 कैंडिडेट। अभी 21 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वर देन आस्क्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट। तो दूसरा आ गया सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? सिलेक्शन टेस्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आज ही लर्न कराया है बेटा मैंने, कमेंट सेक्शन में एक बार पांचों टेस्ट का नाम बताओ, और ये पांचों टेस्ट किस लिए होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आपको ध्यान रखना, उससे भी देखो केस स्टडीज बन सकता है, ठीक है। मैं आगे भी कराऊंगा, मैंने अभी केस लिया हुआ उसके अंदर। तो attempted to measure certain characteristics of individual ranging from manual dexterity to intelligence to personality. These tests include assessment of their sewing skills, सिलाई की जो skills है, attention to detail and knowledge of garment manufacturing process. 15 candidate who perform well in test are invited for a in-depth conversation, उसको बोलते हैं interview, employment interview, ठीक है। तीसरा आ गया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। थर्ड वाला पॉइंट जो है वो है क्लास आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे इंटरव्यू हो गया। टेस्ट इनवाइटेड फॉर्म में फॉर्मल डेप्थ कन्वर्सेशन विद सीनियर स्टाफ फ्रॉम द डिजाइनिंग टीम। Thereafter 10 candidates were found suitable for the job position available. टेस्ट में भैया इंटरव्यू में 3 कैंडिडेट पाए गए। Since 10 candidates पाए गए, 10 candidates are clear all the above steps. Verify have conducted verification by contacting their previous employer. Previous employer से जो contact करते हैं उसको बोलते हैं checking reference and background. Fourth step is checking reference and background. तो केस स्टडी से पढ़ पढ़ के आपको लिखना है और इसे एक्सप्लेन भी करना है। इन हर पॉइंट को 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन जरूर करना है। 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, जैसा मन करे जो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। टू डिटेल्स कैंडिडेट हैड अप्रूव, देयर आफ्टर अ डिसीजन वाज मेड टू सिलेक्ट 8 कैंडिडेट। तो फाइनली 21 में से 8 कैंडिडेट का डिसीजन लिया गया सिलेक्ट करने का, जिनका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा वहां पे जो कंपनी है फाइनली एचआर डिपार्टमेंट यहां पे सिलेक्शन डिसीजन लेगी। तो ये 5 स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द कॉम्प्रिहेंशन, तो ये स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करना है। पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि जो स्टेप्स यहां पे दिए गए हैं उसके बाद के स्टेप लिखो। तो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस के 5 स्टेप्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स होंगे वो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा क्लास? सिलेक्शन डिसीजन के बाद जॉब ऑफर आएगा, फिर मेडिकल रिपोर्ट होगा, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पहले मतलब पहले मेडिकल होगा, फिर जॉब ऑफर होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। डन। पर इसमें नहीं पूछा आपको। 7th क्वेश्चन, XYZ has started its, अच्छा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देखते हैं। Which specific type of external requirement is adopted by company? कौन सा टाइप का एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है जो कंपनी अडॉप्ट करेगी? 3 benefit which occur with this new adoption, 3 बेनिफिट बताने हैं। डिफरेंट टेस्ट गिवन इन द वर्क, कौन कौन से टेस्ट दिए गए हैं वो देखते हैं। XYZ Limited has started its recruitment process. It has decided to use internet for the help so that they can get qualified personnel. इंटरनेट का मतलब क्या होता है? वेब पब्लिशिंग, ठीक है भाई। इंटरनेट मतलब क्या होता है? वेब पब्लिशिंग। The organization know that its challenges are not going to be over. Decide to have different type of good quality test at the stage of selection. Selection में ये कुछ टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट ए, तो पहला कौन से टाइप का है? वेब पब्लिशिंग, तो पहला आंसर हो गया। और एनी 3 बेनिफिट, भाई आप अगर बाहर से एम्प्लॉयज को लेते हो, वेब पब्लिशिंग मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहला क्या होगा? आपको वाइडर चॉइस होगा। सबसे पहला न्यू और फ्रेश टैलेंट आपको मिलेगा, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर भी कंपटीशन की स्किल्स बढ़ेंगी, क्योंकि बाहर से बंदा आ रहा है तो कॉम्पिटिंग हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, तो कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। तो ये 3 बेनिफिट, और भी कोई लिख सकते हो जो तुम्हारा दिल करे, जो तुमने पढ़ा हो। बाकी टेस्ट की बात करें, will involve measuring the ability of employees to learn new skills. New skills मतलब होता है aptitude टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस टेस्ट कैन बी समहाउ फोरटेल द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप। तो भैया उसका एप्टीट्यूड क्या है भाई? पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्या है ना? पोटेंशियल ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। फिर टेस्ट बी,
that will involve measuring the current existing skills. Existing skills के लिए क्या होता है? ट्रेड टेस्ट होता है. Will check the applicant's reaction to emotions reaction, evaluating value based maturity evaluation and questions. However, these tests are tough to design and would pose challenge to the organization. तो ये जो है, ये कौन सा टेस्ट होता है क्लास? ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है. ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट. डन. तो ये 3 टेस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन 7 में. आई होप आप ये 3 टेस्ट समझ गए. बाकी वेब पब्लिशिंग ये पूछ रहा है, तो वेब पब्लिशिंग क्लियर है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स. देखो मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे, वही रिमेनिंग स्टेप्स है दैट मिस्टर बैनर्जी मस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मतलब रिक्रूटमेंट, उसमें से जो बेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. तो पीपी मोटर इज अ रैपिड ऑटोमोबाइल कंपनी नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस 4-wheeler. द कंपनी प्लान टू हायर 8 न्यू इंजीनियर्स. अखिलेश बनर्जी द HR मैनेजर ऑफ एलिमिनेटेड अनफिट. इन्होंने अनफिट एलिमिनेट कर दिया, मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दिया. सप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म, कंडक्टेड वेरियस टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गया, वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स. इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद आप क्या करोगे? सिलेक्शन डिसीजन लोगे. ठीक है, तो रिमेनिंग स्टेप लिखना है. तो इंटरव्यू तक तो इन्होंने लिख दिया, फिर सिलेक्शन डिसीजन, इंटरव्यू यहां लिख लेना. वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट. अच्छा, यहां पे वेरीफाई भी कर लिया, कंडक्ट इंटरव्यू एंड वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन. अच्छा, वेरीफाई भी कर लिया, तो बैकग्राउंड को भी चेकिंग, रेफरेंस बैकग्राउंड भी इन्होंने कर लिया है ना. कंडक्टेड वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट, मतलब वेरिफिकेशन कर लिया, जो बैकग्राउंड इन्होंने, जो बैकग्राउंड रेफरेंस था वो इन्होंने मैच कर लिया. ठीक है, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा. जब आप सिलेक्शन डिसीजन लोगे उसके बाद क्या होगा? मेडिकल, सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या आएगा? जॉब ऑफर, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर बेसिकली एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है कि आप इतने टाइम तक छोड़ के नहीं जा सकते और आपकी सैलरी इसी हिसाब से बढ़ेगी, इतने दिन काम करना है, कंपनी आपको नहीं निकाल सकता. तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे साइन कर लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं. तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया. दैट्स इट. तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना था, इसको आपने आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन भी कर देना है. आप एग्जांपल देकर या अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो. तो बहुत इजी चैप्टर था स्टाफिंग, और बहुत मजा आया पढ़ने में भी, केस स्टडीज बनाने में भी, और एमसीक्यू भी बनाने में भी. तो यही सारी चीजें जो बेसिकली पूछी जाती हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करके आना अच्छे से. अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसके भी केस स्टडी बनाएंगे, एमसीक्यू बनाएंगे. तो हम एक एक चैप्टर अच्छे से खत्म कर रहे हैं. मेक श्योर कि आपका यहाँ तक खत्म हो चुका है. मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में कितने बच्चों को चैप्टर यहाँ तक अच्छे से खत्म हो चुका है. ठीक है, और कोई डाउट कोई पूछ लेना, यहाँ तक पढ़ के आना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.